हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का जो अपवर्तन वाला लेसन हमने पढ़ा था उससे कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो जो बेस है, जो आधार है, वो एनसीईआरटी लेकर के चलेंगे हम, या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास भारतीय होने की किताबें होती है, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ उदाहरण दिए हैं। पहले उस उदाहरण से हम लोग सीखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे और जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की चाल ज्ञात करें। देखिए, ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या दिया है, टाइम दिया है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो सबसे पहले पूरा का पूरा हम लोग इसमें सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि t बराबर 8 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में 8 गुने कितना हो गया 60 और प्लस फिर से 20 सेकेंड है, तो ऐड कर लीजिए। तो t बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 480 और प्लस ये कितना 20, तो t बराबर पूरा ऐड करिए 500 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट और 20 सेकेंड, इन जो भी हमारा ये टाइम का डाटा था इसको हमने सेकेंड में बदला, तो कितना आ गया 500 सेकेंड, ठीक है। अब जो दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, जरा देखिएगा। वह जो डिस्टेंस है 15 करोड़, कितना है 15 करोड़। तो हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एक और जीरो डालना पड़ेगा, फिर करोड़ और फिर ये 10 करोड़, ऐसा कुछ होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गया हमारा कितना 15 करोड़। यानी इसी को हम लोग अगर चाहें तो वैज्ञानिक संकेतन में ऐसा लिख सकते हैं कि 15 गुणे 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 जीरो है तो डाल देते हैं, ठीक है। तो 15 गुणे 10 का पावर 7 मीटर। यहाँ पे दिया है कि 15 करोड़ किलोमीटर, सॉरी, तो 15 करोड़ किलोमीटर, यानी 15 गुणे 10 का पावर 7 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, इसे मीटर में बदलते हैं, तो क्या होगा 15 गुणे 10 का पावर 7 और गुणे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से गुना करना होगा, फिर ये मीटर में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 15 गुणे 10 का पावर 10। देखिए, यहाँ पे 10 का पावर 7 है और ये 10 का पावर 3 हो जाएगा, दोनों को मिलाकर के 15 गुणे 10 का पावर 10 मीटर, ठीक है। तो हमको मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा देर के लिए कि ये सन है और जहां से लाइट रेस जा रही है, और यहाँ पे मान लीजिए कि अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है। तो ये जो दूरी है हमने इसको मीटर में चेंज किया, तो 15 गुणे 10 का पावर 10 मीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक सूर्य प्रकाश को जाने में टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है यहाँ पे सेकेंड में बता चुके हम लोग 500 सेकेंड। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देख लीजिए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्शन का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक डिस्टेंस दिया है, एक टाइम दिया है, और डिस्टेंस और टाइम के हेल्प से हमको स्पीड निकाल देना है, ठीक है। तो जो सूर्य प्रकाश की चाल निकालनी है, तो दूरी कितनी है बताइए, 15 गुणे 10 का पावर 10 मीटर, और यहाँ पे समय कितना हमने निकाला था 500 सेकेंड, ठीक है। तो क्या आ गया नीचे 500 सेकेंड। अब देख लीजिए, 5 से तो ये 15 कट जाएगा 3 बार में, और ये जो 2 जीरो है इसमें से 2 जीरो आप काट सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे कर दीजिए, 5 से काटिएगा तो ये 100 हो जाएगा, और ये 5 दिया 15। लेकिन ये 2 जीरो है, 10 का पावर 10 से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा 3 गुने 10 का पावर, यहाँ पे जो 10 है ये हो जाएगा 10 का पावर 8, क्योंकि 10 का पावर जो 2 है वो 100 से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये जो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड आया, यह क्या है, यह चाल है। किसकी चाल है, सूर्य प्रकाश की चाल है। तो जब सूर्य से पृथ्वी की ओर प्रकाश चलती है तो उसकी चाल क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, तो इतनी होती है
3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। या इसी को अगर फिगर में आप चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना आएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर सूर्य प्रकाश चलती है। ठीक है, तो ये स्पीड जो है बहुत ज्यादा है और इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं। आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, जब उसके डेप्थ में जाइएगा तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा कि जो है सो कि ये जो है इसे एब्सोल्यूट माना जाता है, इसके रिलेटिव वगैरह कुछ चर्चा नहीं होती है। खैर ये सारी चीजें हायर क्लासेस की बातें हैं, उसको आप रहने दीजिए। तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड फिर आप महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पटना जाते हैं, तो अगर आप छपरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो पटना की दूरी लगभग 70-80 किलोमीटर होगी आपके यहाँ से या मेरे यहाँ से। तो जरा सोचिए कि आपको एक सेकंड में कोई पटना पहुंचा दे तो कैसा लगेगा? एक सेकंड, मतलब ये जो सेकंड वाली सुई है वो एक बार ऐसे किया और आप पटना चले गए। सोचिए आपकी स्पीड क्या होगी, रफ्तार क्या होगी। तो पता है उस वक्त आपकी स्पीड क्या होगी? 70 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मात्र 70 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से यदि आपको फेंका जाए या किसी साधन से भेजा जाए तो आप एक सेकेंड में पटना चले जाएंगे। तो जरा इस बात का अंदाजा लगाइए कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से यदि कोई चीज चलता है, वो लाइट ही क्यों ना हो, तो वह रफ्तार क्या हो सकती है, वो कितनी तीव्र गति से चल रही है, कितना उसका हाईली स्पीड है। तो ये लाइट का जो स्पीड होता है वो बहुत ही अधिक होता है। तो ये पहला एक एग्जाम्पल था। एक और हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड और एक प्रकार के कांच में उसकी चाल 1.8 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। उस कांच के अपवर्तनांक का मान निकालिए। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है कि जो है कि निर्वात, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसे हम सी से दिखाते हैं और वह दिया कितना है? 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और एक कोई ग्लास है जिसका कोई टाइप है, तो उस ग्लास में क्या है, जो प्रकाश की चाल है वो कितनी जगह है? 1.8 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे ये वाला इंटरफेरेंस खींचता हूं। एक ऐसा लाइन है जिसके इधर निर्वात है और इसके इधर वह कांच है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1.8 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ये जो चाल है यह ग्लास में है, तो लिखते हैं V और यहाँ पे लिखते हैं G। G का मतलब क्या हो गया? ग्लास। और V का मतलब स्पीड को, चाल को V से दिखाते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब जो प्रकाश की चाल है वो किसमें? कांच में। कांच में प्रकाश की चाल, ग्लास में लाइट की जो चाल है, स्पीड है, उसकी बात कर रहे हैं। तो Vg बराबर 1.8 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमको पता है। अच्छा, अपवर्तनांक क्या होता है आप इसके विषय में पहले से जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताइए। अपवर्तनांक हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था कि अपवर्तनांक क्या होता है। हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो बताया गया था कि निर्वात में प्रकाश किरण की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश किरण की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और उसे किससे दिखाते हैं? म्यू से दिखाते हैं। तो यदि हमको अपवर्तनांक चाहिए तो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कौन सा? सी, जिसको हम सी से दिखाते हैं, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Vg। और अपवर्तनांक को म्यू से दिखा रहे हैं तो म्यू से लेते हैं। लेकिन ये आप जो अपवर्तनांक निकाल रहे हैं वो कौन से माध्यम का है? तो ग्लास क्या है, तो G लिखिए। म्यू यानी कि अपवर्तनांक और G यानी कि ग्लास का। तो म्यू जी बराबर C बटा क्या हो गया? Vg। अब चलिए C का मान रखिए 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, Vg का मान यहाँ पे कितना दिया है? रखिए 1.8 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर गौर से आप देखें तो मीटर प्रति सेकेंड नीचे भी है और मीटर प्रति सेकेंड ऊपर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यूनिट है वो कैंसिल हो गए। अच्छा,
10 का पावर 8, 10 का पावर 8 ऊपर नीचे से वैल्यू वो भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, म्यू जी बराबर यहाँ पे 3 बचा है और नीचे है 1.8, तो इसको मैं जरा 18 कर देता हूँ और यहाँ पे जो पॉइंट है इसके लिए मैं ऊपर 0 डाल देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन इजी होगा। अब ये 6 से कट जाएगा, 6 बचे 30 और 6 दिया 18, 5/3। यदि इसको अगर आप पॉइंट में चेंज करना चाहते हैं, दशमलव में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या होगा, 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 5 में से 3 कट गया तो 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा और 3 छक 18, 1.66 ये आता रहेगा। तो यहाँ पे म्यू जी यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.66। क्या मात्रक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो यूनिट कट चुके हैं और हमको पहले से पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, वो यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो जिस कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पूछा गया था हमसे वो कितना हो जाएगा, 1.66। कोई दिक्कत, ओके। इसी तरीके से और भी इसमें एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसे कुछ हटके जो है, कुछ डिफरेंट है, वो इसमें एग्जांपल 5 है, उसको जरा मैं बताता हूँ इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। मैं उदाहरण 5 की बात कर रहा हूँ, जो एग्जांपल नंबर 5 है, मैं उसको समझा रहा हूँ। यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना हो तो हीरे का अपवर्तनांक क्या है। तो इस बात को समझिएगा, क्या कहा गया, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना हो तो हीरे का अपवर्तनांक क्या है, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, निर्वात में प्रकाश की चाल, और इधर मैं लिख देता हूं हीरे में प्रकाश की चाल, ठीक है, और दोनों को इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया। अब इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। निर्वात में प्रकाश किरण की जो चाल है उसको हम किससे दिखाते हैं, सी से, चलिए दिखा लेते हैं। और हीरे में प्रकाश किरण की चाल है तो यहाँ पे भी लिख देते हैं चाल के लिए, और हीरा की अंग्रेजी क्या होती है, डायमंड होती है, तो यहाँ पे मैं डी लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। लेकिन क्या ये दोनों बराबर है, तो प्रश्न कह रहा है नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। कहा क्या जा रहा है, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना हो, देखिए निर्वात में प्रकाश की जो चाल है यदि इसमें 0.42 से गुना किया जाए, इस बात को समझिए, इसमें गुना किया जाए 0. कितना से 42 से, तो यदि इसमें 0.42 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा उतना ही हीरे में प्रकाश की चाल है। अब जाके ये हमारा सही हो गया। तो जो निर्वात में प्रकाश किरण की चाल है उसे सी से दिखाते हैं, और इसमें हमें गुना करना है कितना से, 0.42, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा कह रहा है, बराबर हीरे में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि हीरे का अपवर्तनांक निकालना है। अच्छा, तो अपवर्तनांक यानी कि म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसका, डायमंड का। तो हमको ये पता है कि भाई किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो निर्वात में प्रकाश किरण की चाल सी, अब बटा उस माध्यम में जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, नीचे विधि करना होगा। तो यहाँ जो आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, क्या आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। ये इधर गुना में इधर भेज दीजिए तो भाग में चला आएगा, तो सी यहाँ पे रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या होगा VD, और ये बटा में लेके आ जाइए 0.42, ओके। अब ये जो VD है इसको यहाँ आप ला सकते हैं इसके बटा में, ऐसा कुछ C बटा VD बराबर यहाँ पे 1/0.42। गलती से इसको ऊपर मत लिख दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग गलती करते हैं, जिसको मन होता है उठा के लाते हैं, फिर इसको सीधा सा लिख देते हैं। बात समझिए, ये अंश है, ये हर है, इसको अंश से उठा के यहाँ नीचे लाना। फिर से आप अगर वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ब्रश गुणन या कैंचिया गुना जो भी आप कहते हैं, यहाँ से गुना करिएगा 1 में तो VD यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो C यहाँ पे था, ये VD उठ के यहाँ आ गया, ये बचा 1/0.42। हमको क्या चाहिए था, हीरे का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड।
तो अगर म्यू डी चाहिए था तो इसके लिए हमको सी बटा वी डी चाहिए था, और इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया सी बटा वी डी, यानी यही हमें निकालना है। तो यही ना हो गया हमारा क्या, म्यू डी, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो निकालना है, ठीक है। तो यदि इसको हम सॉल्व कर देते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो ऊपर 100 कर दीजिए और नीचे 42, ठीक है। इसे काटिए, सॉल्व करिए, तो क्या होगा, म्यू डी बराबर, यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 2 से काटिए, ये 50 बार में कट जाएगा, और ये कटेगा 2 दूना 4 और 2 एका 2, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 50 बटा 21। इसे भाग दीजिए, क्या आता है, 21 दूना 42 होगा, तो बचेगा 8, फिर 80 हो जाएगा, दशमलव दीजिएगा तो वो 80 होगा, और फिर जो है सो कि 4, 21 चौक 84, नहीं पहले तो तीन बार में लगेगा, ठीक है, 2.3 आएगा, 21 किया 63, 21 चौक 84 हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपको 80 ही बचा है। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे भाग दे लेते हैं, क्या दिक्कत है, 21 दूना कितना हो जाएगा 42, 10 में से 2 गया 8, ये कैंसिल हो गया, पॉइंट देंगे तो 0 होगा, फिर यहाँ 3 बार लगाइए, 3 एकम 3, 4 बार लगा नहीं सकते, प्रॉब्लम होगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 10 में से 3 गया 7 हो गया, और यहाँ पे कितना 7 में से आ गया 1 होगा, फिर 0 आएगा, और फिर से लगाइए, कितना बार में लगेगा, शायद 8 बार में लग जाना सही, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 168 से यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर घटा सकते हैं, तो 2.38, ठीक है, 2.38 आ जाएगा। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाद यदि 2 अंक हो, 3 अंक हो, ठीक है, तो जो लास्ट वाला डिजिट हो, जो अंतिम वाला अंक हो, वह 5 या 5 से अधिक हो, तो उसे 1 मान के पहले वाले डिजिट में जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 2.4। तो अगर आंसर ऐसा दिया हो, या मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ इस बुक में आंसर दिया 2.4, तो कहीं आप कंफ्यूज ना कर जाए कि एग्जाम्पल जो सॉल्व किया है यहाँ पे हमारा आया 2.38, तो 2.4 कैसे दे रहा था, इस बात को समझिए। जैसे यहाँ पे 2.38 है, तो ये जो डिजिट है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये जो लास्ट वाला अंक है यह 5 या 5 से अधिक हो, अगर ये 6 भी होता फिर भी इसको हम 1 मान के इसमें जोड़ देते और 2.4 ही लिखते। अगर यह 5 होता तब भी उसे 1 मानते और 1 मान के इसमें जोड़ के 2.4 ही लिखते। लेकिन अगर यह 2 होता तो इसको ऐसे ही लिखते 2.32, उसको 1 मान के नहीं जोड़ सकते थे। तो यहाँ जो लास्ट वाला डिजिट हो वह 5 या 5 से अधिक हो तो उसे 1 मान के दशमलव के जो पहले वाले का अंक होंगे उससे ठीक पहले वाला उसमें उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4। तो आप बोल सकते हैं कि हीरे का जो अपवर्तनांक है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.4 है। तो कभी कभी क्या होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता होता है 3 × 10⁸, ठीक है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मीडियम लाइट का स्पीड दिया है तो इसका यूज करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया था, देखिए यहाँ पे हीरे में प्रकाश किरण की चाल नहीं दिया गया था और ना ही हमको पूछा गया था कि भाई हीरे में प्रकाश किरण की चाल क्या है। बशर्ते अब अगर पूछा जाए तो हम निकाल भी सकते हैं क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम है। अगर आपको किसी माध्यम का अपवर्तनांक पता हो तो निश्चित रूप से आप उस माध्यम में प्रकाश किरण की चाल निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए इस फॉर्मूला को गौर कीजिए। यदि आपको पता हो कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4, पहले तो नहीं मालूम था लेकिन अब हम जानते हैं, तो हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो ये आपको दे दिया जाए और सी का मान जानते हैं कितना होता है 3 × 10⁸, ये कभी चेंज ही नहीं होता। निर्वात के लिए इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये हमको पता है और हीरे का अपवर्तनांक दे दिया गया तो नीचे तो VDF निकाल ही सकते। ये है क्या, हीरे में प्रकाश की चाल। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश किरण की जो चाल है वो निकालना आसान है, बशर्ते हमको 2 चीज चाहिए, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये निर्वात में प्रकाश किरण की चाल जो ये कांस्टेंट है। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाए बाकी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल था, डिफरेंट टाइप का उदाहरण था, ठीक है। तो इस उदाहरण से सीखने की जरूरत है और ऐसा कोई भी प्रश्न है तो उसे बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेरे दृष्टिकोण से यह जो एक प्रश्न है, यह जो उदाहरण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना और जानना और बार बार प्रैक्टिस करना अति अनिवार्य है। चलिए अब जो है एग्जाम्पल नंबर जो इसमें 6 है वो भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण
पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है, यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती हो, तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालें। ठीक है, ये एक ऐसा इंटरफेरेंस है जिसके ऊपर जो है वायु है, हवा है, और नीचे एक पारदर्शी माध्यम है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जो प्रकाश किरण है, हवा में जाती हुई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है। मतलब प्रकाश किरण इधर से कहीं आ रही है, हवा से, ठीक है। अब यहां पे पारदर्शी माध्यम के इस बिंदु पर आपतित हो रही है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल खींचना होगा, एक अभिलंब खींचना होगा। चलिए, ये हमारा नॉर्मल अभिलंब। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डालेगा विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण आई। क्या कहते हैं? आपतन कोण आई। और इस आपतन कोण आई का जो वैल्यू है वो दिया गया है कितना? 45 डिग्री। तो मैं यहां लिख देता हूं, आई बराबर कितना दिया है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, आगे ये कहा गया कि जब यह प्रकाश किरण हवा से इस पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। इस बात को समझिएगा, कुछ ऐसे मुड़ गए, ठीक है। यहाँ पे हवा है और ये पारदर्शी माध्यम है, इसके सापेक्ष में ये सघन होगा। तो यहाँ पे यह जो प्रकाश किरण है वायु से होती हुई पारदर्शी माध्यम में प्रवेश की और ये विचलित हो गई। तो इसको जरा हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप जरा बताने का कष्ट करेंगे क्या कि ये वाला जो पूरा एंगल है ये कितना होगा? जरा इस पूरे एंगल को बताइए। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं समझने के लिए। ये आपका नॉर्मल वाला है और ये आपका आपतित किरण वाला है। आप जरा बताने का प्रयास कीजिए कि ये यदि 45 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? आपने पढ़ा होगा कि ऐसा जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण या उसी को समूह कोण कहते हैं। तो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर अगर ये आई का मान 45 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये जो लाइट रेज है इसका जो डायरेक्शन है, आपतित किरण की जो प्रारंभिक दिशा है वो ये वाला। अगर ये पारदर्शी माध्यम नहीं होता तो ये प्रकाश किरण हवा में सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मीडियम चेंज है, तो मीडियम चेंज होने के कारण यह प्रकाश किरण विचलित हो गई है, अभिलंब की ओर मुड़ गई है। तो कितना डिग्री से? तो प्रश्न में ये दिया गया है कि ये वाला जो एंगल है वह आपका 15 डिग्री है, 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री से विचलित हो गए। जैसे आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई प्रकाश किरण है या कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूं और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं मेरी प्रारंभिक दिशा ये है और मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, और किसी कारणवश मैं ऐसे ऐसे मुड़ जाता हूं, बिल्कुल ऐसा, तो सोचिए कि क्या होगा? मैं ऐसे जा रहा था और अचानक से ऐसे मुड़ गया, तो मेरी जो प्रारंभिक दिशा थी वो इधर थी, और किसी कारणवश यदि मैं इस दिशा में मुड़ गया तो बीच में कोण कितना हुआ? 90 का। एक ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, तो कितना होगा? 90। तो बोला ये जाएगा कि मैं 90 डिग्री से विचलित हो गया, डेविएट हो गया। तो यह जो प्रकाश किरण है अपने दिशा को छोड़ के अभिलंब की तरफ मुड़ी है। देखिए ये अभिलंब है, ये विरल और ये सघन। तो यदि यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ी है तो इसका जो इनिशियल डायरेक्शन है, इसकी जो प्रारंभिक दिशा है, उससे कितना डिग्री यह डेविएट हुआ है, कितना एंगल जो है सो कि कितना डिग्री यह विचलित हुआ है। तो प्रश्न में ये दिया कि 15 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है यहां से लेकर के यहां तक, ये 15 डिग्री का होगा। अच्छा, ये पूरा 45 है और ये 15 है, तो ये बताइए कितना होगा यहां से यहां तक? ये हो जाएगा 30 डिग्री। पूरे 45 में से, पूरे 45 में से यदि 15 घटा लेते हैं तो ये 30 डिग्री, ठीक है। यानी ये वाला वही चीज है, आप यहां दिखाइए या यहां दिखाइए, ये 30 डिग्री है।
लेकिन इस कोण का एक नाम है। ये जो अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, इसके बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसे आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो है, मैं फिर से आपको एक और यहीं पे डायग्राम कर देता हूं ताकि आपको फिर से ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, वायु से आ रही है, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही है, यह अभिलंब है। यह प्रकाश किरण अभिलंब की वजह से मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये अभिलंब हुआ, यह आपतित किरण, आपतन कोण आई का मान था 45 डिग्री। ठीक है, अब यह प्रकाश किरण यदि सीधे निकल जाती, ये पूरा का पूरा कोण 45 अगर इधर है तो इधर भी होता, लेकिन प्रकाश किरण अपने दिशा को छोड़ करके 15 डिग्री विचलित हुई है, अपने दिशा से 15 डिग्री मुड़ी है। ठीक है, तो हमको ये वाला कोण चाहिए, ये वाला, तो पूरा का पूरा 45 है, तो ये 15 है, तो ये बताइए कितना होगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये वाला कोण का नाम क्या है? तो भाई यह अभिलंब है, यह अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं ना। 33 हुआ ना, तो हमको आर का वैल्यू क्या मिल गया? 30 डिग्री मिल गया। तो ये आपतन कोण आई का मान 45 बड़ा इजी था समझना, लेकिन जो अपवर्तन कोण है वो 30 डिग्री हमें निकालने थे। क्योंकि ऐसे ही आप ये ना समझ ले किसी क्वेश्चन में कि दो एंगल दिया है, 45 दिया था, 15 दिया था, तो एक को आप आपतन कोण मान लीजिए, एक को अपवर्तन कोण मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप बुरे फंसेंगे और प्रॉब्लम से बनेगा नहीं, आप और उलझते चले जाएंगे। तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसने ये नहीं बोला कि अपवर्तन कोण 15 डिग्री, नहीं, उसने बोला कि लाइट रेज 15 डिग्री डेविएट हो रही है, मतलब 15 डिग्री का कोण से वह विचलित हो रही है। तो उसको आप एक्चुअल डायग्राम में दिखाइए और समझने का प्रयास कीजिए कि अपवर्तन कोण होगा कितना, फिर उसको निकालिए और फिर वैल्यू आप पुट करिए। तो अभी जो है हम लोगों को आगे इस प्रॉब्लम करना है कि अपारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालें। देखिए, ये जो नीचे पारदर्शी माध्यम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। तो ये जो मीडियम है उसका अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं। अब इस मीडियम का कुछ नाम नहीं दिया है, कांच, ग्लास, वाटर, कुछ भी ऐसा, तो हम यहाँ पे एम लिख लेते हैं, मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमको पता है भाई कि स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हमने पढ़ा था ना, स्नेल के नियम से आपने पढ़ा था कि साइन आई बटा साइन आर, ये जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो साइन ए अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और यह नियतांक किसके बराबर होता है? हमने ये भी पढ़ा था कि साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1। जिन विद्यार्थी को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है या ये इक्वेशन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो तीसरा या चौथा वीडियो होगा, जो पार्ट तीसरा या चौथा पार्ट होगा, प्लीज आप उसको पहले देखिए, फिर ये रिलेशन आपको समझ में आएगा। जब तक आपको ये रिलेशन समझ में नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आपको ये मानना पड़ेगा डायरेक्टली कि ऐसा होता है, लेकिन ये क्यों होता है इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो के पार्ट 3 या पार्ट 4 में होगा। आप जाके प्लीज देखिए, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम समझने का प्रयास कीजिए, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1। अब ये μ2 किसको बोलते हैं? जिसमें प्रकाश किरण, जिसमें लाइट रेज इंटर करती है, वो होता है μ2। कई बार ऐसा होता क्या है कि हम ये समझ लेते हैं कि μ1 इसको दिखा दे, μ2 इसको दिखा दे। कोई ऐसा भी कर सकता है कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 और इसका μ2 दिखा दे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो μ2 लिखते हैं हम लोग, यहाँ जो ऊपर वाला अपवर्तनांक रखते हैं, ये उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है अपवर्तन के बाद। और μ1 जो नीचे होता है, इसका मतलब क्या है? ये किस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो जिस माध्यम से प्रकाश किरणें प्रवेश कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे वायु है तो μ a कर देते हैं, अगर ये वायु है तो μ a कर दिए, और ये मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अपवर्तनांक μm कर दिए। तो अब इसी को थोड़ा सा आप अच्छे से करके बताइए क्या होगा। हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2, जिसमें प्रकाश किरण जा रही है तो μm पहले होगा, और जिससे प्रकाश किरण जा रही है वो उसका अपवर्तनांक नीचे, तो μa हो जाएगा।
अब जरा बताइए कि साइन आई आपतन कोण का मान कितना है 45 डिग्री, तो रखिए साइन 45 हो गया। अपवर्तन कोण साइन आर वो कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। यहाँ पे म्यू एम जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक हमें निकालना है, हमें नहीं पता है, तो म्यू एम ही रहने दीजिए। अच्छा म्यू ए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हवा का अपवर्तनांक आप निकालिएगा तो 1 आएगा। कितना आएगा 1, क्योंकि अपवर्तनांक क्या है निर्वात में प्रकाश किरण की चाल बेटा माध्यम में प्रकाश किरण की चाल। तो निर्वात और वायु में लगभग हम प्रकाश किरण की चाल को बराबर मानते हैं, तो जब ऊपर और नीचे दोनों सेम वैल्यू रखेंगे तो वो कट जाएगा और कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं। अब साइन 45 डिग्री का मान तो याद होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 बटा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर म्यू एम बटा 1। यहाँ पे अगर हर जो है 1 हो गया इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे 4/1 को आप 4 दिखा देते हो वैसे म्यू एम बटा 1 को सिर्फ म्यू एम आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो म्यू एम यानी उस माध्यम का जो अपवर्तनांक है कुछ ऐसा हो जाएगा 1/√2 गुणे इसको ऊपर चेंज कर दीजिए 2/1, तो क्या होगा म्यू एम √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा √2 आ जाएगा। या आप और समझना चाहते हैं तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। ये जो 2 का मतलब होता है कि ये होता है √2 गुने √2, अगर 2 है तो √2 गुने √2 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और बेटा में कितना है √2, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा और एक √2 आपका बच जाएगा। और √2 का मान कितना होता है बताइए 1.414। तो ये जो आपका आ गया म्यू एम यानी उस माध्यम का जो अपवर्तनांक है उस माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना हो गया 1.414 या आप √2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल 6 था ये भी एक अलग तरह का था और ये स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों से रिलेटेड था, दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम ही एग्जाम में या अगर आप ITI का प्रिपरेशन करते हैं या पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करते हैं तो वैसे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चन को बार बार देखिए और जब तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आए इसे आप छोड़िए मत, या अगर इस रिलेशन में दिक्कत हो तो मैंने जैसे पहले बोला कि आप जाके पार्ट 3 या पार्ट 4 देखिए रिफ्रैक्शन वाले वीडियोस का। और इसमें भी यदि कोई दिक्कत हो, अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप कमेंट करिए और बोलिए, मैं फिर से जहां भी आपको दिक्कत होगा इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा, एनालिसिस करूंगा। थैंक यू।